हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि होंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। और ये 500 बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है और आपको ये किसी भी एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑल टॉपिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर कवर्ड इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, टू द एंड आपको जरूर इसको देखना है और रिवाइज करना है। The revolt of 1857 was started in मेरठ on which date? तो 1857 का विद्रोह मेरठ में कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। देखिए, जो बैरकपुर छावनी थी वहाँ पे मंगल पांडे वॉज अ सिपॉय, सिपाही थे। ही हैड रिफ्यूज्ड टू यूज़ द न्यू राइफल्स, जो कि बने हुए थे चर्बी के, किसके? काउज एंड पिग्स के मीट के बने हुए थे। सो दैट वाज द रीजन मंगल पांडे रिफ्यूज्ड टू यूज द न्यू राइफल्स एंड ही अटैक्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स। तो इनको फांसी की सजा भी दे दी गई थी। ही वॉज हैंग्ड टू डेथ ऑन 8th ऑफ अप्रैल 1857। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा कब हुई थी? 8th ऑफ अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे सिपॉय थे इन बैरकपुर। 1857 का रिवोल्ट मेरठ में स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, क्योंकि 9th ऑफ मई 1857 को बहुत सारे 85 सोल्जर्स ने मेरठ में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। Who was shot dead by मंगल पांडे during the time of revolt in 1857? 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे ने किसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो मेजर ह्यूजसन एंड बाग। तो इंडियन फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे killed 2 British officials, ह्यूजसन एंड बाग, on March 29, 1857 इन कैलकाटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पहले डिसाइडेड था, शेड्यूल्ड था कि 18th ऑफ अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो जानते थे कि कोई फांसी देने नहीं देगा, तो वो क्या करते हैं 10 डेज बिफोर फ्रॉम 18, तो यानी कि 8th ऑफ अप्रैल को ये लोग शेड्यूल कर देते हैं बिना बताए और मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है 8th ऑफ अप्रैल 1857 को। Which regiment was मंगल पांडे in 1857? मंगल पांडे थे 34th, he was a sepoy in the 34th Bengal Native Infantry Regiment of the British East India Company। और मंगल पांडे gave the slogan of मारो फिरंगी को। ठीक है, फिरंगी that means अंग्रेज, तो मारो फिरंगी को मंगल पांडे gave this slogan, नारा दिया था इन्होंने। Who was गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग विल बी योर आंसर। तो ये गवर्नर जनरल था और ये कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू। तो ध्यान में रखना है आपको, ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 गवर्नर जनरल वॉज कैनिंग एंड ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू। Which one of the following commissions is associated with the army reorganization after the suppression of the revolt of 1857? तो ये जो आयोग था, पील आयोग था, पील कमीशन, ये 1857 के सप्रेशन के बाद में सैन्य पुनर्गठन से रिलेटेड है। पील कमीशन वॉज हेडेड बाय जोनाथन पील, ये ध्यान में रखना है। Peel Commission suggested reforms and the British government accepted these recommendations and redesigned the military forces। तो ये पील आयोग था, 1857 के विद्रोह के बाद स्टार्ट हुआ था। Who was the British minister during the revolt of 1857? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टर्न थे। और एक और फैक्ट की बात करें तो वो जो क्वीन थी या क्राउन थी वो थी विक्टोरिया। और जो चपाती एंड लोटस आर कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो लोटस एंड ब्रेड आपको ध्यान में रखना है, ब्रेड दैट मीन्स चपाती या फिर रोटी। ठीक है, तो लोटस एंड ब्रेड वर द सिंबल्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। Who led the revolt of 1857 in the city of लखनऊ? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। और ओरिजिनल नेम ऑफ नाना साहब, ये नाना साहब दिख रहे हैं, तो नाना साहब का जो ओरिजिनल नेम था वॉज धोंधू पंत। ओके, और ये जो धोंधू पंत या फिर नाना साहब थे वो अडॉप्टेड सॉन थे ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि धोंधू पंत वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना साहब एंड ही वॉज अडॉप्टेड सॉन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। अब यहाँ पे तात्या टोपे की बात करें तो ओरिजिनल नेम ऑफ तात्या टोपे वॉज रामचंद्र पांडुरंग। ओके, और ये जो तात्या टोपे है ना, ये इनको शिवपुरी मध्य प्रदेश में 18th ऑफ अप्रैल 1859 में इनको भी फांसी की सजा दे दी गई थी। तात्या टोपे वॉज हैंग्ड इन शिवपुरी मध्य प्रदेश ऑन 18th ऑफ अप्रैल 1859। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार जगदीशपुर? तो ये आंसर हो जाएगा राजा कुंवर सिंह।
एट द एज ऑफ 80, ये सबसे ज़्यादा बूढ़े थे, ठीक है। तो कुंवर सिंह ने रिवोल्ट जो 1857 का हुआ था उसको बिहार में इसका नेतृत्व किया था, और यहाँ पे बिहार में इसको सप्रेश किया था बाय विलियम टेलर एंड आयर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी इसकी एक हम लोग लिस्ट भी देखेंगे, किसने सप्रेस किया था, किसने स्टार्ट किया था, कहाँ से। तो मिर्ज़ा गालिब जो कि एक उर्दू पोएट थे, वो सेंट्रल दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने विटनेस किया था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज 1857 ऑफ। अब देखिए, प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट हैं, इंडियन लीडर्स हैं, और वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने सप्रेस किया था। तो देखिए, प्लेस ऑफ दिल्ली, प्लेस ऑफ रिवोल्ट वाज दिल्ली। तो वहाँ से जो इंडियन लीडर थे वो बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह सेकंड ने इसको लीड किया था, और ये जिसको सप्रेस किया था तो वो था जॉन निकोलसन, जो कि मर गया था, फिर ह्यूडसन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल विल बी योर करेक्ट आंसर। ये जो सप्रेस किया था ये हेनरी लॉरेंस, ये भी मर जाता है, और ये डाइड, और ये कैंपेबल होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कानपुर की। तो देखिए, कानपुर में नाना साहब ये इंडियन लीडर होते हैं, और ये कॉलिन कैंपेबल ये ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने सप्रेस किया था कानपुर में। झांसी एंड ग्वालियर की बात करें तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी, जिनका कि नाम ओरिजिनल नेम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूज रोज, ठीक है, ह्यूरोज, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत प्रशंसा भी की थी, अप्रिशिएट भी किया था। तो झांसी एंड ग्वालियर की बात करें तो ये लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे हो जाएंगे, और ये हीरोज़ ने इसको सप्रेस किया था। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान, और ये कैंपेबल ने इसको सप्रेस किया था। इलाहाबाद की बात करें तो इंडियन लीडर थे मौलवी लियाकत अली, और सप्रेस किया था कर्नल नील। और बिहार की बात करें तो ये कुंवर सिंह थे, 80 ईयर्स के थे, और इसको सप्रेस किया था वहाँ पे विलियम टेलर और आयर ने। फैज़ाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह वहाँ के इंडियन लीडर थे, और कर्नल नील वहाँ पे इन्होंने सप्रेस किया था। बरेली की बात करें खान बहादुर खान, फतेहपुर की बात करें अजीमुल्लाह, मेरठ की बात करें इंडियन लीडर थे वॉज कदम सिंह, पटना की बात करें तो पीर अली, और महाराष्ट्र की बात करें तो रंगो बापूजी गुप्ते, और असम की बात करें तो मनीराम दीवान। तो ये आपको स्लाइड्स थोड़े से याद करने पड़ेंगे, 2-4 बार देखना पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स भी रिलेटेड थे 1857 रिवोल्ट के अकॉर्डिंग। तो T.R. होम्स डिस्क्राइब द 1857 रिवोल्ट एज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियंस। सभ्यता और बर्बरता के बीच का एक संघर्ष है, ये T.R. होम्स ने कहा था, और ये बारबेरियंस इन्होंने इंडियंस को कहा था, और सिविलाइज्ड इन्होंने किसको कहा था, अंग्रेजों को कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जेम्स आउट्रम का जो ये स्टेटमेंट है, ये इन्होंने कहा था कि 1857 रिवोल्ट एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी है ऑफ द हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़। ये हिंदू मुस्लिम जो समुदाय है उनका एक षड्यंत्र है, संयुक्त षड्यंत्र। तो ये जेम्स आउट्रम ने इसको डिस्क्राइब किया था 1857 रिवोल्ट को। बेंजामिन डिज़राइले ने इसको डिस्क्राइब किया था एज अ नेशनल रिवोल्ट, ठीक है। रीज ने कहा था ये रिवोल्ट क्या था, वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के विरुद्ध में। सावरकर जी और अशोक मेहता, इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने कहा था, वीर सावरकर जी और अशोक मेहता जी ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, कभी कभी स्टेटमेंट्स पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे देखिए, व्हाट बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजन ended as a war of independence। तो ये एस एन सेन ने कहा है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the first war of independence। तो ये हमने देखा भी अभी, वीजी सावरकर जी ने कहा है और अशोक मेहता। द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आरसी मजुमदार ने कहा है। सिपॉय म्यूटिनी किसने कहा है, तो जॉन लॉरेंस जॉन सीले ने कहा है। अब कुछ बुक्स भी लिखे हुए थे 1857 रिवोल्ट पे, तो उसको देख लेते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये बुक है, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था, एंड बुक का नेम है 1857। ये इसी तरीके से 1857 बुक का नेम है, और इसको पब्लिश किया गया था 1957 में। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विनायक दामोदर सावरकर की ये बुक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा है। रिबेलियन 1857 और सिंपोजियम, ये पूरन चंद जोशी जी ने लिखा हुआ है। द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, ये बाय जॉर्ज ब्रूस मेल्सन ने लिखा है। ये ग्रेट म्यूटिनी किसने लिखा है, बाय क्रिस्टोफर हिबर्ट।
रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल्स ऑफ 1857 बाय इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन ने ये बुक लिखी हुई है। एक्सकावेशन ऑफ ट्रुथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये किसने लिखा है? खान मोहम्मद सादिक खान ने। ओके, तो ये देखिए, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपका ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक है जिसको कि 1957 में पब्लिश किया गया था। 1857 नाम की ये बुक है और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने इसको लिखा हुआ है। तो ये कुछ बुक्स थी रिटन ऑन 1857 रिवोल्ट, आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। और भी कुछ बुक्स हैं जैसे सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज रिटन बाय रमेश चंद्र मजुमदार या आर.सी. मजुमदार। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखा हुआ है। असबाब ए बगावत ए हिंद, रीजंस फॉर द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इसका मतलब होगा, ये उर्दू का लैंग्वेज है। तो इसका ये जो बुक है इसको लिखा गया है बाय सर सैयद अहमद खान इन द उर्दू लैंग्वेज इन 1859। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who can be considered as the most useful and important reform of Lord Curzon, especially in relation to people living in अनडिवाइडेड पंजाब प्रोविंस, तो जो उसका एग्रीकल्चरल रिफॉर्म था वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था ऑफ कर्जन। ठीक है, तो इसको कंसिडर किया जाता है स्पेशली इन रिलेशन टू पीपल लिविंग इन अनडिवाइडेड पंजाब प्रोविंस। तो पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा नहीं हुआ था, जो पंजाब प्रोविंस का अनडिवाइडेड एरिया था, तो वहाँ पे जो उसने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए थे तो उसने ये चीज़ काफ़ी अच्छी की थी। हु हैड पास्ड द इंडियन यूनिवर्सिटी स्कूल एक्ट, तो ये लिटन ने पास किया था, जैसे कि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था, तो इस तरीके से इंडियन यूनिवर्सिटी स्कूल एक्ट भी लिटन ने पास किया था। हु वॉज द पायोनियर ऑफ लोकल ऑटोनोमी इन इंडिया, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। जैसे कि पंचायती सिस्टम जो है 3 टियर सिस्टम, तो ऐसे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है रिपन को। फ्रॉम विच स्टेशन वॉज द रेल जर्नी स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1853, तो ये बॉम्बे से थाने, ऐसे कि बॉम्बे या मुंबई से इस स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, डलहौजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है। हु वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 के टाइम में आया हुआ था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इस्टेब्लिशमेंट होता है अंडर पिट्स इंडिया एक्ट। हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा, तो रेगुलेटरी एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784। तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टैब्लिशमेंट अंडर पिट्स इंडिया एक्ट इन 74 हुआ था, 1784। हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल कंस्टिट्यूएंसीज इन इंडिया, तो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909, इनके थ्रू जो कम्युनल मतलब कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम और हिंदू, अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स या कंस्टिट्यूएंसीज उनको प्रोवाइड की जाएंगे। तो ये मिंटो मार्ले का जो रिफॉर्म्स था 1909 का, तो इससे ये डेवलपमेंट या सिस्टम आता है। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच एक्ट वॉज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो होती थी ये 1935 का ये इंपॉर्टेंट फीचर थी। ठीक है। द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द नोशन ऑफ बाईकैमरल इन द 1919 एक्ट वॉज मॉन्टेग्यू, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे 1919 में। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नोशन ऑफ बाईकैमरल इन द 1919 एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मॉन्टेग्यू। 1921 नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वॉज स्टार्टेड बाई ड्यूक ऑफ कनॉट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया हुआ था। व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं इसको। टोटल इसमें 7 मेंबर्स थे, ऑल वर ब्रिटिशर्स। इन विच ईयर लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड एंड सेंट टू मांडले जेल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अग्रेरियन मूवमेंट इन पंजाब, तो 1907 जबकि सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसी टाइम पे लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड एंड सेंट टू मांडले फॉर ऑर्गेनाइजिंग अग्रेरियन मूवमेंट इन पंजाब। यहाँ पे आपको मैच करना है, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स का मैचिंग हो जाएगा। इसने अबॉलिश किया था डुअल सिस्टम को। ठीक है, जो बंगाल में चल रही थी डुअल सिस्टम, उसको अबॉलिश किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल के जनक कहे जाते हैं। उसके बाद जॉन शोर की बात करें तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस की ये
जाने जाते हैं इसके रूप में। और वेलेजली की बात करें तो ये सहायक संधि स्टार्ट करने के उद्देश्य से वेलेजली जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैचिंग। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, अब कांग्रेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये जो डफरिन है, इसके टाइम पे कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था मेयो के टाइम पे, तो 1872 में। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टाइम रेगुलर सेंसस हुआ था, मतलब नियमित जनगणना हुई थी रिपन के टाइम पे, और सेंसस ऑफ 1881 विच वाज अंडरटेकन ऑन 17th of February 1881 बाय W.C. प्लाउटन। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और फर्स्ट टाइम रेगुलर सेंसस, नियमित रूप से जनगणना, वो जो 10 साल पे होती है, 10 ईयर्स पे, तो ये रिपन के टाइम ड्यूरेशन से स्टार्ट हुई थी 1881 से, और फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुआ था मेयो के टाइम ड्यूरेशन में 1872 पे। ठीक है, तो ये रेगुलर वाला नहीं था। ओके, और टाइम ऑफ जो कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट था उस टाइम पे डफरिन। द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू द पोर्तुगीज, क्योंकि वास्को डी गामा आया हुआ था कोस्ट लाइन ऑफ कालीकट, जहाँ पे जमोरिन ने वेलकम किया था। तो इंडिया का जो सी रूट है उसकी डिस्कवरी वास्को डी गामा यानी कि पोर्तुगीज के द्वारा ही देखी जाती है। हु डिस्कवर्ड द रूट ऑफ केप ऑफ गुड होप, तो ये अगेन वास्को डी गामा विल बी योर करेक्ट आंसर। The greatest Portuguese governor to lay the real foundation of Portuguese power in India was Albuquerque। ये भी पोर्तुगीज था। ये जो इंडिया में पोर्तुगीज की फाउंडेशन रखने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ था, तो ये इसी की देन है। अकाल तख्त इसको बनवाया गया था गुरु हरगोविंद के द्वारा। अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाय गुरु हरगोविंद। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन विच रिकमेंडेड डिमार्केशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषाई आधार पर जो विभाजन हुआ था, ये उसके जो चेयरमैन थे वो थे फजल अली। गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हुज राइटिंग्स, तो ये लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग्स से गांधी जी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। हु कॉइंड द टर्म सत्याग्रह, तो ये गांधी जी ने सत्याग्रह टर्म को कॉइन किया था, शब्द दिया था। हु वेंट टू मीट गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे गांधी जी से साउथ अफ्रीका में मिलने। Where did Mahatma Gandhi go to run the सत्याग्रह मूवमेंट among the workers of cotton textile factories in, तो ये अहमदाबाद में गए थे, गुजरात में 1918 में गए हुए थे, जो कॉटन, जो सूती वस्त्र के खिलाफ में ऐसे मूवमेंट हुआ था। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी इंटर इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये चंपारण मूवमेंट हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वेस्ट चंपारण बिहार में हुआ था, ये नील की खेती के लिए, इंडिगो की खेती के लिए, उसके अगेंस्ट में। तो ये महात्मा गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। होम रूल लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की देन है। तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे 1916 में होम रूल लीग को एस्टैब्लिश किया गया था। मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, तो 1906 में हुआ था। द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश। दैट इज द रीज़न कि हम इनको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले, वही जो गांधी जी से साउथ अफ्रीका में मिलने गए थे। द हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय, तो ये कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे केम इनटू एग्जिस्टेंस। हु वॉज बाल गंगाधर तिलक, हु वॉज बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड हिज पॉलिटिकल गुरु, हुम होगा यहाँ पे, तो दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक अपना गुरु कहते थे, यहाँ पे तिलक होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन अ सिटी ऑन 12th of April 1944। विच स्टेट इज करेंटली इन विच स्टेट, तो जो जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने फ्लैग होस्ट किया था इंडियन नेशनल आर्मी का 12 अप्रैल 1944 को, तो वो मणिपुर में किया था। हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द स्वराज पार्टी। whom was the round table conference held in London to discuss द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस लंदन में हेल्ड किए जाते थे, वहाँ पे डिस्कशन होती थी कि फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा होगा। और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी इन 1923। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो ये मिसेज एनी बेसेंट थी, ठीक है, 1917 में। When the Mountbatten Plan of Independence was accepted, who was the president of the Indian National Congress at that time? तो ये JB कृपलानी थे उस टाइम पे, जब माउंटबेटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज एक्सेप्टेड, तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, तो ये सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये जीवी मावलंकर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जीवी मावलंकर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय, तो सर्वोदय जो कंसेप्ट दिया था ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, तो रिमूवल ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो ये मीनिंग ऑफ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी का मीनिंग होगा रिमूवल ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये मदन मोहन मालवीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, वेयर वॉज इट, तो ये जॉन लॉक, तो ये जॉन लॉक की स्टेटमेंट है, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट, वेयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास इट्स फेमस रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन इट्स सेशन हेल्ड इन 1920 इन कलकत्ता, तो ये जो 1920 में जो कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, यहीं पे जो फेमस रेजोल्यूशन है ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी को पास किया गया था। व्हाट वर द 3 मेन फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह, तो ये नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस एंड बॉयकॉट, ये 3 टोटल मेन फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह थे। असहयोग करना, सविनय अवज्ञा करना और बॉयकॉट करना, चीज़ों का बहिष्कार करना, तो ये 3 मेन फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह थे। गांधी जीज विजिट टू दांडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच, तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट होता है दांडी से, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड, तो ये 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह साबरमती से स्टार्ट होता है, दांडी पे जाके एंड होता है, फिर वहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है बाय गांधी जी। गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट इन वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ विच वॉज कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वॉज अनाउंस्ड, तो ये लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो 1929 में 1929 में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम विल बी योर करेक्ट आंसर, A.O. ह्यूम। खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलिएट किया गया था, जो तुर्क के खलीफा थे तो ब्रिटिशर्स ने उनको ह्यूमिलिएट किया था, इस वजह से तो ये प्रोटेस्ट था उसके अगेंस्ट में, तो 1919 में 1919 में, ठीक है। इन 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग केम क्लोज टू ईच अदर इन लखनऊ सेशन, तो यहाँ पे पैचअप हो जाता है। अंबिका चरण मजूमदार वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस लखनऊ सेशन। वेयर एंड इन व्हाट ईयर वॉज द स्प्लिट बिटवीन द सॉफ्ट पार्टी एंड द एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, तो ये 1907 में सूरत सेशन होता है। लाला लाजपत राय वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट whom when he became a victim of पुलिस ब्रुटैलिटी, तो ये साइमन कमीशन के अगेंस्ट में ये प्रदर्शन कर रहे थे, मूवमेंट अपना कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट वहीं पे लाठियों से मार मार के लाला लाजपत राय की किलिंग कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। पूना एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये 24 सितंबर 1932 में ये साइन हुआ था यरवदा जेल में। अब यहाँ पे हम कांग्रेस का जो भी सेशन था, जैसे कि 1885 टू 1947, उसके इंपॉर्टेंट सेशंस, ईयर्स, प्रेसिडेंट, वेन्यू और इवेंट्स, इसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ओल्ड नेम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वॉज इंडियन नेशनल यूनियन, ओके। और प्लेस यदि बात करें जो फर्स्ट सेशन हुआ था, तो ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था और 72 डेलीगेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। वॉइस रहे था उस टाइम पे डफरिन। और बात करें रीनेम किया गया था, जो ये इंडियन नेशनल यूनियन नाम से था, इसको रीनेम किया गया एज इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ आवर हिस्ट्री, तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था, या फिर इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ओके, A.O. ह्यूम के द्वारा। उसके बाद देखिए फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज उमेश चंद्र बनर्जी, और 1885 बॉम्बे में ये इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे 1887 मद्रास में, ठीक है। मद्रास में जो सेशन हुआ था 1887 का, वहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन बने थे ये। फर्स्ट इंग्लिशमैन जो थे वो थे जॉर्ज यूले, 1888 इलाहाबाद में ये सेशन हुआ था। अब दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 1886, 1893 और 1906। 1886 में कलकत्ता में रहे थे, 1893 में लाहौर में रहे थे, 1906 में अगेन कलकत्ता में ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे दादा भाई नौरोजी।
ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आवर हिस्ट्री। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। जैसे देखिए 1885 में जो वेन्यू था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का वो बॉम्बे था। वहाँ पे ओनली 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और प्रेसिडेंट या चेयरमैन की बात करें तो उमेश चंद्र बैनर्जी थे। ठीक है। अब 1886 की बात करें तो ये वेन्यू था कलकत्ता और प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे दादा भाई नौरोजी और ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। धन निकासी का सिद्धांत, जो ड्रेनेज थ्योरी, ड्रेनेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो प्रिंसिपल था ये भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी बुक दादा भाई नौरोजी की है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं 1887 की, तो ये मद्रास में सेशन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। स्पेशल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1888 की, तो ये इलाहाबाद में वेन्यू था। फर्स्ट ये जो इंग्लिश मैन चेयरमैन थे जॉर्ज यूले थे। ठीक है। 1888 इलाहाबाद का ये सेशन था। अब यहाँ पे आप इसको पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। ये पांचों हमने एक साथ आपको कंक्लूड कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1896 की बात करें तो कलकत्ता में सेशन हुआ था। रहीमतुल्लाह सयानी जी इसके प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट टाइम इसमें वंदे मातरम को गाया गया था 65 सेकंड्स में। ठीक है। जैसे बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम को, और 1 मिनट 5 सेकंड या फिर वी कैन से इन 65 सेकंड्स। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया गया था और इस सेशन में कलकत्ता में 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी जी वॉज द चेयरमैन। 1905 की बात करें तो ये बनारस में सेशन हुआ था। प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट भी इन्होंने किया था। सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 1907 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 1906 की बात करें तो कलकत्ता में हुआ था। ये दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे और ये फर्स्ट टाइम यूज़ ऑफ स्वराज वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। 1907 में सूरत में सेशन होता है और रास बिहारी घोष आपको ध्यान में रखना है, नॉट बोस। ठीक है। तो सूरत में जो सेशन होता है, सूरत स्प्लिट होता है। रास बिहारी घोष वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम। सूरत स्प्लिट होता है और कांग्रेस का डिवीज़न हो जाता है मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में, सॉफ्ट एंड हॉट पार्टी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। ओके। नेक्स्ट देखिए 1911 का सेशन होता है कलकत्ता में। प्रेसिडेंट वॉज BN धर, यानी कि बिशन नारायण धर वॉज द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इस टाइम पे पहली बार जन गण मन गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में फर्स्ट टाइम जन गण मन 52 सेकेंड्स में गाया गया था और BN धर यानी कि बिशन नारायण धर वॉज द प्रेसिडेंट। 1916 जो वेन्यू था वो लखनऊ था। प्रेसिडेंट या चेयरमैन की बात करें तो अंबिका चरण मजुमदार थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैचअप हो जाता है और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी, सॉफ्ट एंड हॉट जो पार्टी थी उनके बीच में भी पैचअप हो जाता है। तो लखनऊ सेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। 1907 जो सूरत का सेशन था उसमें स्प्लिट हो जाता है, बट यहाँ पे सब यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है। अंबिका चरण मजुमदार वॉज द प्रेसिडेंट और ये लखनऊ में होता है 1916 में। नेक्स्ट देखिए 1920 में नागपुर का सेशन होता है। वीर राघवाचारी वॉज द प्रेसिडेंट और एक स्पेशल सेशन होता है 1920 में कलकत्ता में। उसके जो अध्यक्ष इलेक्ट किए जाते हैं लाला लाजपत राय। 3 जो ट्रियो थे लाल बाल पाल, तो उसमें से जो लाल वाले थे मतलब लाला लाजपत राय ओनली पर्सन थे जो कि इलेक्ट किए गए थे। ठीक है। फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट। तो 1 स्पेशल सेशन होता है 1920 का कलकत्ता वाला, तो इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास किया जाता है। अब देखिए 1923 यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली में ये होता है सेशन और अबुल कलाम आज़ाद को इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मोस्ट यंगेस्ट चेयरमैन बने थे ये 35 ईयर्स में और 6 साल तक, मतलब कि 1940 से 1946 लॉन्गेस्ट टाइम एवर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई प्रेसिडेंट रहा था। तो अबुल कलाम आज़ाद बने थे 1942 1946 तक और 1940 में रामगढ़ का सेशन होता है, उसमें भी अबुल कलाम आज़ाद को चुन लिया जाता है। तो यही 1940 में अबुल कलाम आज़ाद को चुन लिया जाता है और ये 1946 तक ये इलेक्ट हुए थे चेयरमैन। ओके। और ये मोस्ट यंगेस्ट चेयरमैन की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1940 से 46 के बीच इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1942 में फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं 1940 से 46 के बीच में, इस वजह से कोई भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। तो 1923 में इलेक्ट किए जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद। दिल्ली में ये सेशन होता है, ध्यान में रखना है। स्वराज पार्टी की स्थापना भी 1923 में हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू वर द फाउंडिंग मेंबर्स।
ये इंपॉर्टेंट है। 1924 बेलगाम का सेशन होता है, कर्नाटका में स्थित है। प्रेसिडेंट या चेयरमैन की बात करें तो ये महात्मा गांधी इलेक्ट किए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पार्टिसिपेट बस किया था, जो कि 1901 में ही फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो दिनसा वाचा थे, और ये कलकत्ता का सेशन था, ठीक है, 1901 वाला। लेकिन जो चेयरमैन बने थे महात्मा गांधी जी, वो 1924 के सेशन में बने थे, बेलगांव यानी कि कर्नाटक में, ठीक है। पार्टिसिपेटेड 1901 कलकत्ता में, बट जो चेयरमैन बने थे बेलगांव में बने थे, और 1924 में। ओके, नेक्स्ट 1929 की बात करें तो ये लाहौर में सेशन हुआ था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। कहाँ पे, ये 1929 के लाहौर के सेशन में। नेक्स्ट देखिए, 1931 का कराची का जो सेशन हुआ था, इसमें डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स किया गया था। जो मूल अधिकार हैं उनकी डिमांड की बात की गई थी। मूल अधिकार को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से इंक्लूड किया है, तो वो यूएसए से किया है। तो जो इसके चेयरमैन थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। कराची का सेशन 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द प्रेसिडेंट, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इसी सेशन में किया गया था। 1937 की बात करें तो ये फैजपुर का सेशन था। ये एकमात्र ऐसा सेशन है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन अ विलेज, यानी कि गांव में हुआ था, और ये प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1938 का जो हरिपुरा सेशन हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस ने इसको लीड किया था, ठीक है। तो ये इसके चेयरमैन बने थे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 1939 टू, बट 1939 के ही प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये हरिपुरा वाला सेशन जो था 1938 का, सुभाष चंद्र बोस वॉज द प्रेसिडेंट। 1939 का जो त्रिपुरी वाला सेशन हुआ था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, बट पट्टाभी सीतारमैया को चाहते थे गांधी जी कि पट्टाभी सीतारमैया 1939 का त्रिपुरी वाला सेशन लीड करें। तो क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया और गांधी जी में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। तो क्या होता है, फाइनली त्रिपुरी सेशन जो 1939 वाला था, उसके राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस जी जाके फिर 1939 में क्या कर लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं, ठीक है। 1946 की बात करें तो ये मेरठ में सेशन हुआ था। फर्स्ट जो इसके मतलब चेयरमैन थे उस टाइम पे जीबी कृपलानी थे, ठीक है, आचार्य जीबी कृपलानी थे। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, देखिए ध्यान रखिएगा कि जो जीबी कृपलानी थे वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और एक और दिल्ली में 1947 में स्पेशल सेशन हुआ था, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद थे। बट आपको ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ये वाला नहीं उतना पूछा जाता, ये वाला पूछा जाता है कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। तो जीबी कृपलानी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और फर्स्ट चेयरमैन ये हम रिवीजन कर चुके हैं। यहाँ पे आपको पॉज करके रिवाइज कर लेना है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कंक्लूजन उसके बाद है, हाँ यहाँ पे फीमेल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो वो एनी बेसेंट थी 1917 में, और ये कलकत्ता में सेशन हुआ था। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो ये सरोजनी नायडू थी, ये 1925 में कानपुर का ये सेशन हुआ था। सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, और ये पूर्ण स्वराज हुआ था 1929 में। जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, और यहाँ पे डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज हुआ था, ठीक है। लाहौर का ये सेशन था। सूरत स्प्लिट ये इस टाइम पे 1907 में ये हुआ था, ठीक है। रास बिहारी घोष यहाँ पे थे, रास बिहारी घोष यहाँ पे थे प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ पैक्ट हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पे थे 1916 में। नेक्स्ट देखिए, 1948 में जयपुर का सेशन हुआ था, यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया जी को इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट। 1950 में नासिक में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन को यहाँ पे इलेक्ट किया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 3 टाइम्स वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, कहाँ पे, कलकत्ता में। 1925 में बनी थी 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी, कहाँ पे, कानपुर में। 1933 में बनी थी नीली सेनगुप्ता, ये भी कलकत्ता में बनी थी। तो कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, 1917, 1925, 1933, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है 3 टाइम्स, ओके। विमेन प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट ये अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है, 35 ईयर्स में, और 1940 to 46, ओके। तो ये लॉन्गेस्ट एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विलेज, तो ये फैजपुर 1937 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट।
अब यहाँ पे चित्तरंजन दास की बात करें, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द गया सेशन 1922। 1922 का जो गया सेशन हुआ था वहाँ पे प्रेसिडेंट ये बने थे। मोतीलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कैलकाटा सेशन इन 1928। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब गांधी जी के बारे में थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे इनके मदर का नाम था पुतलीबाई, इनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर में। इनके फादर थे करमचंद गांधी जी, ये दीवान थे ऑफ पोरबंदर स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये गुजराती लैंग्वेज में है। और इनकी जो बुक्स हैं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि गांधी जी ने जो ये हिंद स्वराज लिखी थी बुक, ये जब ये साउथ अफ्रीका आ रहे थे बाय शिप, कहाँ से, लंदन से आ रहे थे, तो वहाँ पे हिंद स्वराज बुक इन्होंने ये अपने शिप में लिखी थी, SHIP, शिप में, नाव मतलब जो जहाज होता है उसमें लिखी थी, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको। ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये गुजराती लैंग्वेज में है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी हुज लीडरशिप ब्रॉट फ्रीडम वॉज इन कोलकाता। तो जब हम लोगों को फ्रीडम मिल रही थी इंडिया में, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जी कहाँ पे थे, तो वो कैलकाटा में थे, ठीक है। उसके बाद ध्यान में रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है, और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को असेसिनेट कर दिया जाता है बाई नाथूराम गोडसे। तो एज होती है महात्मा गांधी जी की उस टाइम पे 78। और समाधि ऑफ महात्मा गांधी जी है राजघाट, ये ग्रेवयार्ड है, उनकी समाधि है राजघाट में, ठीक है। नेक्स्ट, 1888 में गांधी जी लंदन गए थे पढ़ने के लिए, लॉ की स्टडी करने के लिए, ओके। उसके बाद वो कहाँ पे जाते हैं, साउथ अफ्रीका 1893 में जाते हैं, वहाँ पे वो स्टे करते हैं फॉर 21 ईयर्स। वहाँ पे फिर वो वर्क करते हैं राइट्स ऑफ अफ्रीकन पीपल। उसके बाद वो क्या करते हैं, 21 ईयर्स तक वो वहाँ रहते हैं, फिर फाइनली वो रिटर्न करते हैं इंडिया 9 जनवरी 1915 में। उसके बाद सेम डे को हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। पॉलिटिकल गुरु बात करें महात्मा गांधी जी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में गए थे गांधी जी से मिलने, और पूरे इंडिया को विजिट करने का जो ये एक मूल मंत्र दिया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही दिया था महात्मा गांधी जी को। तो ये पॉलिटिकल गुरु कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी के। साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी 1893 में, वहाँ पे वो 21 साल तक रहे थे, ठीक है, स्टे किया था उन्होंने। उसके बाद देखिए, पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है ऑफ साउथ अफ्रीका, वहाँ पे महात्मा गांधी जी को इवेक्ट कर दिया गया था फ्रॉम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, ठीक है, जो कि वो साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया जा रहे थे। 1893 में ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इनको इवेक्ट कर दिया गया था फ्रॉम द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। 1894 में क्या होता है, महात्मा गांधी जी को क्या करते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। दादा अब्दुल्ला वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे दादा अब्दुल्ला को बनाया गया था। इसका जो एम था ना, साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में फाइट करना, तो नटाल इंडियन कांग्रेस का ये एम था, ऑब्जेक्टिव। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे, डरबन में, गांधी जी के द्वारा। 1903 में ही रिलीज्ड द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ये न्यूज़पेपर, इसके जो फर्स्ट एडिटर थे वॉज मनसुख लाल नज़र। और 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की इस्टेब्लिशमेंट किया था इन्होंने, और 1915-16 में साबरमती आश्रम का इस्टेब्लिशमेंट गांधी जी ने किया था। तो 1904 में फिनिक्स फार्म, 1930 में 3 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन पेपर को रिलीज़ किया था, और 1910 में टॉलस्टॉय फार्म, 1915-16 में साबरमती आश्रम को इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और जो इंडियन ओपिनियन के एडिटर थे फर्स्ट, वो थे मनसुख लाल नज़र। अब यहाँ पे विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन या फिर बापू की उपाधि दी है 1944 में थ्रू और रेडियो। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी है। हार्डिंगे गांधी जी को कहा है 1915 में केसर हिंद की उपाधि दी थी, बट जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में गांधी जी वापस भी कर देते हैं। उसके बाद जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी सर की उपाधि वापस कर देते हैं, इस तरीके से। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया है, जो भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया है महात्मा गांधी जी को, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कहा गया है। मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी को कहा है प्रिंस ऑफ बेगर्स, भिखारियों का राजकुमार। अब यहाँ पे से कुछ इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। When did चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड, तो ये चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था 1917 में, ठीक है। तो फर्स्ट मूवमेंट बाय गांधी जी इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये 3 कठिया सिस्टम था, 3/20, 20 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स पे क्या करना है, खेती करनी है ऑफ इंडिगो, नील की खेती। तो इसके अगेंस्ट में
ये तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट में गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और ये देखिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था, जो कि खुद एक इंडिगो कल्टीवेटर था, और वो बिल्कुल दुखी हो गया था ब्रिटिशर्स से। तो वो गांधी जी को इनवाइट करता है टू कम इन बिहार वेस्ट चंपारण और आप स्टार्ट कीजिए। तो 19 अप्रैल 1917 में स्टार्ट किया जाता है चंपारण मूवमेंट को। उसके बाद देखिए अहमदाबाद जो स्ट्राइक होती है 15 मार्च 1918 को, कॉटन मिल स्ट्राइक है ये, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी। ठीक है, तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी अहमदाबाद में ये मिल स्ट्राइक हुई थी, ध्यान में रखना है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने लेड किया था 22 मार्च 1918 को गुजरात में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अहमदाबाद वाला भी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक हुआ था ये गांधी जी के द्वारा, पहली भूख हड़ताल। और खेड़ा सत्याग्रह ये 22 मार्च 1918 को गुजरात में हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में, और ये हंटर कमीशन इसके लिए अपॉइंट किया गया था। और रॉलेट एक्ट 1919 में, इसको ब्लैक लॉ भी कहते हैं, नो अपील नो दलील नो वकील। यहाँ पे कोई भी अपील नहीं, कोई भी दलील नहीं, कोई भी वकील नहीं, बस आपको डाउट हो रहा है किसी ब्रिटिशर्स को तो वो आपको कैद कर सकता है, जेल में डाल सकता है। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1919 में। नेक्स्ट देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और सस्पेंड कर दिया गया था फरवरी 1922 ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हो जाता है, आग लगा दी जाती है थाने में पुलिसकर्मियों को बंद करके, और जो मॉब होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो गांधी जी नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, तो इस वजह से वो सस्पेंड कर देते हैं जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस approved the non-cooperation movement in a special session held in Calcutta on September 1920, और ये नागपुर के सेशन में पास किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। स्वराज पार्टी फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था ये 1923 में हुआ था बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास का एक और टाइटल है जिसको कि हम जानते हैं देश बंधु। दीन बंधु किसको जानते हैं, CF एंड्रयूज को जानते हैं। तो चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। द ओनली कांग्रेस सेशन विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय गांधी जी, तो ये 1924 का बेलगाम कर्नाटक का सेशन होता है, और फर्स्ट सेशन इन्होंने कलकत्ता में 1901 वाला अटेंड किया था। ठीक है, दिनशा वाचा उसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। तो ये आपको मैंने बता ही दिया है कि 1924 बेलगांव सेशन होता है महात्मा गांधी जी, और फर्स्ट टाइम 1901 में कलकत्ता के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो प्रेसिडेंट बनते हैं बेलगांव के सेशन में बनते हैं। और ये 1929 में लाहौर का सेशन होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, और डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज यहाँ पे बात की गई थी। उसके बाद देखिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 9 अगस्त 1925 में, और नौजवान होगा यहाँ पे, नौजवान, इसको मैंने आगे नवजीवन पढ़ दिया था बट वो नौजवान ही होगा। ठीक है, नौजवान भारत सभा, तो ये 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय सरदार भगत सिंह। तो नौजवान भारत सभा 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय भगत सिंह। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1928 एट फिरोज शाह कोटला इन न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट देखिए ये जो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में न्यू दिल्ली में ये HSRA का इस्टेब्लिशमेंट होता है, वो होता है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड अदर्स के द्वारा। HRA जो है ये 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ध्यान में रखना है HRA जो कि 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट होता है, और HSRA ये 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि न्यू दिल्ली में है वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर एंड अदर्स के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। साइमन कमीशन की बात करें तो ये 1928 में आया हुआ था। व्हाइट मैन कमीशन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, और ऑल वर ब्रिटिशर्स, सभी क्या थे, अंग्रेज थे। और लाला लाजपत राय की इस वजह से मृत्यु भी हो गई थी क्योंकि लाला लाजपत राय ने बॉयकॉट किया था और प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इस वजह से इनको लाठियों से मार मार के बिल्कुल मार दिया जाता है लाला लाजपत राय को। तो इसी का बदला लेते हैं ये भगत सिंह जी, फिर उनको भी फांसी हो जाती है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1928 में हुआ था, ये गुजरात में हुआ था बाय वल्लभ भाई पटेल जी इसको लेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1928 में ये क्या होता है, 28 अगस्त 1928 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये जो ऑल द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये 28 मार्च 1929 को ये जो जिन्ना का 14 सूत्री डिमांड होता है,
ठीक है। 14 पॉइंट्स वाला जो डिमांड होता है जिन्ना का, वो 1929 में ही आया हुआ था। लाहौर बम कांड भी इसी टाइम हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? तो ये 1930 में स्टार्ट होता है। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। 78 या फिर 79 कहीं कहीं लिखा होता है। तो 12 मार्च 1930 को ये एक कोस्टल विलेज है, यहाँ पे से स्टार्ट होता है। कहाँ तक? डांडी तक, साबरमती टू डांडी तक। और पूरे टोटल 24 डेज लगते हैं इसमें, 24 दिन लगते हैं। 241 माइल्स होता है, अराउंड 388 किलोमीटर्स तक होता है। जब गांधी जी साबरमती से डांडी रीच कर जाते हैं, ऑन रीचिंग डांडी दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय एक्सट्रैक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर, सी वाटर से। और 6 अप्रैल ये डेट होती है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचते हैं और वहां से वो स्टार्ट करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो इस तीनों को अटेंड किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने। ये हुए थे 1930, 31 एंड 32 में। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1931 में साइन हुआ था। ठीक है, और बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन ऑन मार्च 5 ऑफ 1931, तो मार्च 5 1931 को ये जो गांधी इरविन पैक्ट था वो साइन किया गया था बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो गांधी जी को अटेंड करने के उद्देश्य से ये गांधी इरविन पैक्ट को स्टार्ट किया गया था। मतलब जो गांधी जी थे उनको, जो ब्रिटिशर थे वो चाहते थे कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन में हेल्ड किए जा रहे हैं उसको अटेंड करें। तो गांधी जी ने अटेंड किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, जो कि वो SS राजपुताना जहाज, एक शिप थी, उससे गए हुए थे। 11 पॉइंट्स का अल्टीमेटम वहाँ पे जो गांधी इरविन पैक्ट में था। और 2 महात्मास किसको कहा गया है? तो सरोजनी नायडू ने कहा है किसको? गांधी जी और इरविन को। 2 महात्मास, द 2 महात्मास सरोजनी नायडू ने किनको किनको कहा है? गांधी जी और इरविन को कहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, मार्च 5 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। इसमें टोटल कितने पॉइंट्स थे? 11 पॉइंट्स थे। और गांधी जी ने अटेंड किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाय द शिप नेम SS राजपुताना। अब यहाँ पे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर जी को डेथ दे दिया गया था, मतलब हैंग कर दिया गया था, फांसी की सज़ा दे दी गई थी मार्च 23 1931 में। ठीक है, दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट साइंड इन विच ईयर? तो ये हो जाएगा आपका 1932 में। 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट वॉज सील्ड बिटवीन महात्मा गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर। कहाँ पे? यरवदा सेंट्रल जेल इन पुणे। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन विच ईयर? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्टेब्लिश किया था। 1938 में हरिपुरा का सेशन होता है, 1939 में त्रिपुरा का सेशन होता है। तो 1939 में पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है और महात्मा गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया बने, बट क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, उनको नहीं बनाया जाता है। आफ्टर ऑल 1939 में राजेंद्र प्रसाद जी को त्रिपुरी सेशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। 1940 में ऑगस्ट प्रपोजल आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? तो ये 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इसी टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। तो ये मार्च 1942 में आया हुआ था और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में। तो डू और डाई का स्लोगन ऑपरेशन 0 आवर, ये इसमें क्या किया गया था कि आगा खान पैलेस में गांधी जी को इम्प्रिजन कर लिया गया था। ऑपरेशन 0 आवर में क्या हो रहा था? जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको इम्प्रिजन कर लिया जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बॉम्बे का सेशन होता है, वहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करने का एक प्रपोजल रखा जाता है, डू और डाई का स्लोगन दिया जाता है गांधी जी के द्वारा और ऑपरेशन 0 आवर चलता है जहाँ पे आगा खान पैलेस में गांधी जी को इम्प्रिजन कर लिया जाता है। 1945 में वेवल प्लान आता है और शिमला कॉन्फ्रेंस प्लान आता है। तो ये 14 जून 1945 की ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो 14 जून 1945 में वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस प्लान आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947, जिसके थ्रू इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो जाता है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। तो 1946 की बात करें तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को हम जो मुस्लिम लीग है उसने डिसाइड किया था डायरेक्ट एक्शन डे फॉर अ सेपरेट मुस्लिम
होमलैंड आफ्टर द ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया। तो ये 16 अगस्त को इसने ये डिसाइड किया था और ये इसे कैलकटा किलिंग्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई थी, बहुत खून बहा था लोगों का। और ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था कि जब इंडिया से ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हमें पाकिस्तान नाम का एक दूसरा होमलैंड अपना मिल जाएगा, हम सभी मुस्लिम्स को, मतलब कि फॉर अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड आफ्टर द ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया। एंड दिस डे ऑल्सो नोन एज द 1946 कैलकटा किलिंग्स। ठीक है, यहाँ पे ये कम्युनल रिवोल्ट्स हुए थे, दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? तो ये कैबिनेट मिशन आया हुआ था 1946 में। 3 men हु कंस्टिट्यूटेड द मिशन, तो A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ध्यान में रखना है। और माउंट बेटन प्लान हमने ऑलरेडी बता दिया, डिस्कस कर लिया कि 3 जून 1947 में आता है। तो कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1946 में आया था। और 3 men थे इसमें, A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट थे और पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी। तो 29 अगस्त 1947 on this day the constituent assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. भीमराव अम्बेडकर to prepare a draft constitution of India। और ये पूरा कितना डेज लगा था? तो 141 डेज लगा था इसको कंप्लीट होने में, ये ड्राफ्टिंग को कंप्लीट होने में। और इसके जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे वो थे भीमराव अम्बेडकर जी। और ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, 29 अगस्त 1947। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं। देयर वर 7 मेंबर्स इन दिस कमिटी एंड दे आर एज फॉलोज। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रेसिडेंट थे। टोटल 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, फिर N. माधव राव थे। ठीक है, पहले B.L. मित्तर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया ड्यू टू इल हेल्थ। ठीक है, तो फिर इनको रिप्लेस किया N. माधव राव ने। उसके बाद देखिए T.T. कृष्णमाचारी, ही सक्सीडेड D.P. खेतान हु डाइड इन 1948। तो D.P. खेतान थे पहले, बट वो डेथ कर गए 1948 में, तो उनकी जगह पे उनको रिप्लेस किया T.T. कृष्णमाचारी ने। ठीक है, तो T.T. कृष्णमाचारी, N. माधव राव, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, डॉक्टर K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये टोटल 7 मेंबर्स थे। कहाँ पे? ड्राफ्टिंग कमेटी में। हु वॉज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये भीमराव अम्बेडकर ही थे। स्वतंत्र भारत का पहले कानून और न्याय मंत्री बने थे। ये 3 अगस्त 1947 टू 27 सितंबर 1951। तो ये फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री है इंडिपेंडेंट इंडिया की, जैसे जवाहरलाल नेहरू को मिला था। ये एक्सटर्नल अफेयर्स थे ये, और ये प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो ये होम मिनिस्टर थे। और जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन था, मतलब मिलाना था, तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार बलदेव सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। राजकुमारी अमृत कौर तो ये हेल्थ मिनिस्टर थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। और C.H. भाभा ये कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के मिनिस्टर थे। उसके बाद देखिए डॉक्टर जॉन मथाई, तो ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर थे। फिर हैं रफ़ी अहमद किदवई, तो ये कम्युनिकेशन यानी कि संचार डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। श्री R.K. षणमुखम शेट्टी, तो ये तो R.K. षणमुखम शेट्टी, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, वित्त मंत्री। और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, तो ये इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के मिनिस्टर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ये लॉ मिनिस्टर थे। श्री V.N. गाडगिल, तो ये वर्क्स, माइंस एंड पावर, ठीक है, कार्य क्षमता और खनन और शक्ति के मिनिस्टर थे श्री V.N. गाडगिल। श्री जगजीवन राम ये लेबर के मिनिस्टर थे। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। Which of the following is correct chronology of annexation under the doctrine of lapse by Lord Dalhousie? तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, उनको बताना है आपको कि क्रोनोलॉजी क्या थी, कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने चलाया था उसके अंतर्गत मिल गए थे। तो सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी है। ठीक इसी
क्रोनोलॉजी में, जैसे 1848 में सतारा को डलहौजी ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो साम्राज्य है, एम्पायर है, उसमें मिला लिया था। जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854। और अगर बात करें जो ये एकमात्र अवध था, इसके ऊपर इंटरनल मिस रूल लगाकर 1856 में इसको एनेक्सेशन, ये जो अवध था इसका हो गया था। तो ये आपको पूरा चार्ट याद रखना है। डलहौजी क्या करता था कि जिस भी किंग या क्वीन के कोई भी संतान नहीं होती, कोई भी चाइल्ड नहीं होता, तो उसका जो राज्य या स्टेट था उसको अक्वायर कर लेता था अपने अंडर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्रोनोलॉजी याद में रखनी है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के टाइटल्स थे पंजाब केसरी एंड लायन ऑफ पंजाब। लायन ऑफ पंजाब एंड पंजाब केसरी वर द टाइटल्स ऑफ लाला लाजपत राय एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। हु वॉज कॉल्ड एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इसका टाइम ड्यूरेशन 1835 टू 36 ही था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो ये चार्ल्स मेटकॉफ विल बी योर करेक्ट आंसर। ही लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो जो प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, तो ये इसके लिबरेटर कहे जाते हैं, क्योंकि जो इंडियन प्रेस पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जैसे लिटन ने लगाया था, तो उन सभी को क्या किया? फ्री किया। हु डिनाउंस्ड कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहा? तो ये डफरिन ने कहा था। ठीक है, ध्यान में रखना है। हु डिड नॉट अटेंड द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडिंग सेशन था उसको अटेंड नहीं किया। अब ये जो सब्सिडरी अलायंस थी, जिसको कि वेलेजली ने स्टार्ट किया था ब्रॉडर एरिया में, बट ये टर्म कॉइन किया गया था बाय डुप्ले। तो वेलेजली की जो सब्सिडरी अलायंस थी, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं। 1, 3, 4 एंड 2 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद किसने किया था? मैसूर ने किया था। उसके बाद अवध ने किया था, और ये फिर लास्ट में ये इसके अकॉर्डिंग पेशवा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेलेजली के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो सब्सिडरी अलायंस थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय वेलेजली, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1798 टू 1805। The first state to be acquired from the subsidiary alliance was Nizam of Hyderabad in 1798. उसके बाद देखिए मैसूर को 1799, फिर तंजौर को 1799, अवध को 1801, पेशवा 1802, उसके बाद भोसले राजा बरार को 1803, सिंधिया 1804 और होलकर जो थे 1818। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ये वेलेजली ने किया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और ट्रीटी ऑफ बसीन के टाइम पे भी ये वेलेजली था। और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ये भी लॉर्ड वेलेजली के टाइम ड्यूरेशन में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैलकाटा का फोर्ट विलियम कॉलेज है किसके टाइम ड्यूरेशन में इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये वेलेजली विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, in 1889 a committee was formed to win the support of the Congress in Britain whose president was who among the following? 1889 में ब्रिटेन में कांग्रेस का समर्थन हासिल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मिस्टर डिग्बी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कांग्रेस का जो समर्थन है, सपोर्ट, तो इसको हासिल करने के लिए कमेटी बनी थी, तो वो इसके प्रेसिडेंट थे वॉज मिस्टर डिग्बी। Consider the following statements. First one is Sarojini Naidu was the first woman president of the Indian National Congress. Next is the first Muslim president of the Indian National Congress was Badruddin Tayyabji. Yes, option number 2 will be your correct answer. Option number 1 is wrong. क्योंकि देखिए जो सरोजनी नायडू वॉज द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वन वॉज एनी बेसेंट, बट इफ इट से कि फर्स्ट इंडियन वुमेन के परस्पेक्टिव से सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन, बट
ओवरऑल देखा जाए तो सरोजनी नायडू वॉज द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वन वॉज एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 या स्टेटमेंट नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयबजी। Who among the following, who among the trio लाल बाल पाल became president of the Congress? तो ये जो त्रिगुट थे, लाला लाजपत राय, लाल, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, पाल फॉर विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों में से कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था? तो लाला लाजपत राय, ओनली लाला लाजपत राय विल बी योर करेक्ट आंसर। When was जन गण मन फर्स्ट संग? तो जन गण मन पहली बार गाया गया था 1911 में कैलकाटा में, 27 दिसंबर 1911 कैलकाटा में गाया गया था। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? तो बंगाल का पहला जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, और इसका जो ये टाइम पीरियड है आपको ध्यान में रखना है कि 1757 to 60 प्लासी के बैटल के टाइम पे भी, और अगेन 1765 to 67 आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर भी इसको बुलाया गया था फॉर ट्रीटीज़। तो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे ये जो गवर्नर था ऑफ बंगाल तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? तो ब्रिटिश भारत के दौरान किस वर्ष गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? 1773 में, बाय द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ये जो क्रिएट किया गया था पोस्ट। ओके, और इसमें जो इसके मेंबर्स होते थे, काउंसिल बनती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें 4 मेंबर्स होते थे टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन जून 1773 एंड 1772 to 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इफ़ यू टॉक अबाउट कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स बाय द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग। अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स की टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड ऑफ द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो द्वैध शासन प्रणाली थी बंगाल में, उसको ख़त्म कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। रेगुलेटिंग एक्ट आया था ऑफ 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ड्यूरेशन में, जिससे कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा ये इस्टेब्लिश किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि विलियम जोन्स ने स्थापित किया था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ड्यूरेशन में ही। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी और ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इम्पीचमेंट ऑन वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग भी लगाया गया था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 61 में है। ठीक है, इम्पीचमेंट भी लगाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पे। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784। ओके, फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रॉबर्ट क्लाइव। एंड देखिए जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनाया गया था। अब देखिए गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये कैसे बनाया गया? विलियम बेंटिक को बनाया गया था। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, कैनिंग की बात करें, कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और ये माउंटबेटन की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। राजगोपालाचारी जी की बात करें तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। बट ये फ्री इंडिया या इंडिपेंडेंट जब हो गया था इंडिया, तब ये दोनों लोगों को आपको ध्यान में रखना है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो माउंटबेटन था, उसके बाद में इंडियन की पर्सपेक्टिव से बात करें तो राजगोपालाचारी जी हुए थे। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर फैक्ट्स है, याद कर लेते हैं। जैसे देखिए, वेयर डिड द साल्ट सत्याग्रह एंड? तो साल्ट सत्याग्रह जो नमक कानून था वो साबरमती से स्टार्ट हुआ था बट एंड हुआ था दांडी में। ठीक है, नेक्स्ट, इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी बाय डिफीटिंग पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया। तो कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था टू सेटअप कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, किस वजह से? जो संवैधानिक सिस्टम है उसको ट्रांसफर ऑफ पावर्स, जो शक्तियों का बंटवारा है, इसको करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन को 1946 में इंडिया में भेजा गया था। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो उसको जो फेल हो गया था वो ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो दिस वाज द मेन रीजन फॉर स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1942, तो ये अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था। वेयर वॉज द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये बलियाँ आपको ध्यान में रखना है, बलिया में समानांतर सरकार चल रही थी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। बलिया ये उत्तर प्रदेश का एक प्लेस है। गांधी एडजर्न्ड आफ्टर द चौरा चौरी स्कैंडल। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे, बट ये चौरा चौरी कांड हो जाता है जिसमें पुलिस लोगों को मार दिया जाता है एक भीड़ के द्वारा, मॉब के द्वारा। तो थाने में आग वगैरह लगा दी जाती है। तो गांधी जी ने ये जो चौरा चौरी कांड को देखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इस बात कर लेते हैं फिर। ब्रिटिश रूलर चार्ल्स II वॉज गिवन इन बॉम्बे डावरी टू मैरी हुज प्रिंसेस। तो ब्रिटिश रूलर था चार्ल्स II, उसको बॉम्बे दे दिया गया एज डावरी, ये दहेज के रूप में दे दिया गया। तो वो किससे शादी कर सकी, कौन सी राजकुमारी से? तो पुर्तगाल की राजकुमारी से वो शादी कर सकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑफ द इंडियन किंग। तो हु गेव अ ग्रैंड वेलकम टू पोर्तुगीज ट्रैवलर वास्को डिगामा व्हेन ही केम टू कालीकट। तो कालीकट की कोस्ट लाइन पे आता है पुर्तगाली वास्को डिगामा, तो उसका ग्रैंड वेलकम किया गया था बाय द इंडियन किंग जमोरिन। Calicut cotton cloths carried by the Portuguese from Calicut were commonly said in Europe as calico. Okay, तो calico कहे जाते थे जो कालीकट की कॉटन क्लॉथ्स पुर्तगाल या यूरोप में लेके जाया करते थे ये लोग। इन विच ईयर खालसा पंथ वॉज फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह। तो ये 1699 में इसको स्टार्ट किया गया था या फाउंड किया गया था बाय गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ। ठीक है, 1699 में। विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक जी। तो ये तलवंडी। ठीक है, तलवंडी आपको ध्यान में रखना है। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक। तो ये गुरु अंगद आपका ध्यान में रखना है। गुरु अंगद वॉज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक जी। हु वॉज द लास्ट गुरु ऑफ सिख। तो लास्ट गुरु ऑफ सिख थे गुरु गोविंद सिंह, ध्यान में रखना है। लास्ट गुरु ऑफ सिख थे गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे हम लोग कुछ गवर्नर जनरल से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। और इनके टाइम ड्यूरेशन में अच्छे काम हुए थे, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम इन 1829, और ये सोशल रिफॉर्म्स की वजह से जाने जाते हैं। सप्रेशन ऑफ ठगी सिस्टम हुआ था, सप्रेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, जो भ्रूण हत्या होती है, शिशु हत्या, जो अगर वो फीमेल है तो उसको किल कर दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें बंद हुई थी विलियम बेंटिक के टाइम ड्यूरेशन में। और सती सिस्टम का भी एंड किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट है। वेयर आर द रिमेन्स ऑफ पोर्तुगीज़ कल्चर फाउंड इन इंडिया। तो देखिए, कुछ पोर्तुगीज़ कल्चर गोवा में भी पाया जाता है। फ्रॉम विच वॉर द फेट ऑफ द फ्रेंच वॉज डिसाइडेड इन इंडिया। तो द बैटल ऑफ वांडीवाश। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। बैटल ऑफ वांडीवाश से डिसाइडेड हो गया जो फ्रांसीसियों की, जो क्या भाग्य में लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती क्रिएटेड द फर्स्ट आर्य समाज इन 1875। ठीक है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का एस्टेब्लिश किया था। ये कहाँ पे? बॉम्बे में किया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन डिड इंग्लिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो 1835 में ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा एज इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ रंजीत सिंह वॉज लाहौर। विच सिटी इज कॉल्ड इट्स रिलीजियस कैपिटल। तो अमृतसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ रंजीत सिंह वॉज लाहौर और रिलीजियस कैपिटल हो जाएगा अमृतसर। विच गवर्नर जनरल हैड वेलकम्ड रंजीत सिंह विद ग्रेट रिस्पेक्ट एट रोपड़। तो रोपड़ में सबसे ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ
विलियम बेंटिक ने रंजीत सिंह का वेलकम किया था। इन विच फाइट वॉज नादिर शाह डिफीटेड द मुगल एम्पर मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था करनाल में। हु वॉज द गवर्नर जनरल इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये वॉरेन हेस्टिंग्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मुगल का भी एक क्वेश्चन चला आया है, कोई बात नहीं, आप ये याद रख सकते हैं। ये करनाल में इसने हराया था मोहम्मद शाह रंगीला को, नादिर शाह ने। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, तो वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, वेयर वर द नवाब्स ऑफ मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला। तो ये बंगाल के नवाब थे। The Congress is teetering on its downfall, and one of my greatest ambitions while in India is to assist in its peaceful demise. This announcement was made in। तो देखिए जो कांग्रेस है वो लड़खड़ा रही है और मेरी यह बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं इसको लड़खड़ाते हुए मतलब गिरते हुए देखूं, इसका जो नाश हो जाए। तो ये किसने कहा था? ये कर्जन ने कहा था। ये 1905 में इसने बंगाल का पार्टीशन भी करवाया था, ये वही कर्जन है। तो इसने ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी, इसके बारे में ये स्टेटमेंट दी थी कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मैं चाहता हूँ कि इसका शांतिपूर्ण इसे नष्ट होते हुए देखूँ। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? तो ये विवेकानंद हो जाएगा। व्हेन डिड इंग्लिश मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? तो ये 1835 में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? सर सैयद अहमद खान। ये दोनों क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है इन दोनों क्वेश्चंस का। वेयर डज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया गोज टू? तो ये राजा राम मोहन रॉय को न्यू इंडिया का प्रॉफिट कहा जाएगा। द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? तो ये राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो आत्माराम पांडुरंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आयोग हु फर्स्ट पेड अटेंशन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया? तो ये चार्ल्स कमीशन ने सबसे पहले ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया पे अटेंशन पे किया था। विच वॉज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी? तो ये ब्रह्म समाज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि 19th सेंचुरी में ब्रह्म समाज स्टार्ट किया गया था बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन वॉज नोन फॉर कंसेशन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट्स फॉर द मुस्लिम्स बाय द कांग्रेस पार्टी? तो देखिए ऐसा कौन सा कांग्रेस का जो सेशन था उसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मुस्लिम्स थे उनके लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रेट्स के बात की गई थी कंसेशन के लिए। तो ये जो 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था जिसके कि प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजुमदार, यहाँ पे बात की गई थी कि कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मुस्लिम्स हैं उनको एक सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की कंसेशन में बात की जाएगी। और अब यहाँ पे कुछ और वन लाइनर देखते हैं। सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम वॉज सावित्रीबाई फूले और इन्होंने फर्स्ट स्कूल फॉर फीमेल्स या गर्ल्स इस्टेब्लिश किया था। अब ये किसका स्टेटमेंट है? ईयर्स अगो वी मेड अ प्रॉमिस विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम हैज़ कम टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। हु सेड दोज वर्ड्स ऑन द नाइट ऑफ 14th of August 1947? तो ये जवाहरलाल नेहरू विल बी योर करेक्ट आंसर। हु सेड द रियल प्लेस ऑफ टेस्ट इज नॉट द लिविंग बट द माइंड? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ध्यान में रखना है आपको। हु सेड ट्रुथ इज द अल्टीमेट एलिमेंट एंड दैट इज गॉड? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। हु अमंग द कांग्रेस लीडर्स वॉज कॉल्ड ग्रेट ओल्ड मैन? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो ये दादा भाई नौरोजी ही थे जो कि मेंबर बने थे ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ ड्रेनेज ऑफ प्रॉपर्टी? ठीक है, ड्रेनेज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन? तो ये दादा भाई नौरोजी ने ही ये प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया था, जो धन निकासी का सिद्धांत होता है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारी मनी को कहाँ भेजा जा रहा था? ब्रिटेन में भेजा जा रहा था। तो ये ड्रेनेज ऑफ प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट था ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें। When Mahatma Gandhi was killed, who said, "No one would believe that a man with such a body and soul ever walked this earth"? तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी जी के बारे में स्टेटमेंट दिया था। डू और डाई का स्लोगन ऑन व्हाट मास मूवमेंट डिड गांधी जी गिव दिस मंत्र टू द नेशन? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 अगस्त में हुआ था, उस टाइम पे डू और डाई का स्लोगन महात्मा गांधी जी ने दिया था। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? तो ये भगत सिंह ने ये स्लोगन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद।
यहाँ पे कुछ और ये जो गवर्नर जनरल वाइस रॉयज हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मिंटो की बात करें तो ये 1905 टू 1910 ये टाइम ड्यूरेशन में था मिंटो। जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी आए थे कब, 1909 में, ठीक है। और देखिए स्वदेशी मूवमेंट भी इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जो हम लोग अपने इंडिया में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, तो 1905 टू 1908 ये स्टार्ट हुआ था। फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था, ठीक है, मिंटो के ही टाइम ड्यूरेशन में। सूरत सेशन हुआ था, स्प्लिट इन द कांग्रेस हुआ था 1907 में। न्यूज़पेपर्स एक्ट आया था 1908 में आया हुआ था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 और डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 ये किसके टाइम ड्यूरेशन में, तो ये कर्जन की टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। हर्डिंगे की बात करें तो 1910 टू 1916, तो ये देखिए ध्यान में रखिएगा कि जो डिवीज़न ऑफ बंगाल हुआ था ना वो पैचअप हो गया था 1911 में। जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी आए हुए थे, तो दिल्ली दरबार लगा हुआ था। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कैंसिल कर दिया जाता है 1911 में, और 1912 में क्या कर दिया जाता है, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाता है फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये सभी हार्डिंगे के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, तो भारत का पहला वॉइस रॉय था ये कैनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखिए ध्यान में रखिएगा कि ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट कैनिंग वॉज द वॉइस रॉय। और उसके बाद एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे डफरिन था, ध्यान में रखना है ये दोनों ही चीज़ें। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ऑफ 1858, उसके थ्रू ये जो भारत का गवर्नर जनरल था, इंडिया का गवर्नर जनरल पहले ये था कैनिंग, फिर बाद में इसको बना दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया विद द पोस्ट ऑफ वॉइस रॉय बाय द एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। क्राउन बिकेम नोन एज द वॉइस रॉय, ये क्राउन का शासन फिर चलने लगा था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके बाद जो सत्ता होती है क्राउन के हाथ में आ जाती है। तो ये जो कैनिंग था इसके ही टाइम ड्यूरेशन में इंडियन पीनल कोड और देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 और 1857 रिवोल्ट, तो ये सभी कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में ही हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में और क्या क्या हुआ था, तो देखिए यूनिवर्सिटीज़ एट कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे इन 1857 वर इस्टेब्लिश्ड, तो ये कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में ये यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो ये कैनिंग ही था, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हुआ था एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू, सॉरी रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उस टाइम पे भी कैनिंग था, और एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था वो एंड हो गया था, फिर अब क्राउन का रूल चलने लगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इसने हटा दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि डलहौजी ने स्टार्ट किया था, तो डलहौजी के जो स्टार्ट किया हुआ इसको हटा दिया गया और ये कैनिंग फिर इसको रिमूव कर देता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिस्टम को। उसके बाद देखिए पोस्ट 1857 रिवोल्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, तो कैनिंग इस तरीके से फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बन जाता है आफ्टर 1857 रिवोल्ट, जब क्राउन का रूल आ जाता है। हु वॉज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल, तो लोकमान्य तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रिलीजियस बुक गांधी जी हैज़ कॉल्ड हिज मदर, तो ये भागवत गीता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड अल उल हिलाल an Urdu weekly in 1912 but founded Al Balag after the government banned it in 1915, तो ये जो अल बलाग का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था बाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये 1915 में किया गया था और इन्होंने अल हिलाल नाम से न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था बट इसको बैन कर दिया गया था। ये उर्दू का वीकली न्यूज़पेपर था, 1912 में इसको स्टार्ट किया था अल हिलाल बाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। Who wrote the famous drama Neel Darpan describing the atrocities of the British indigo planters, तो ये दीन बंधु मित्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। नील दर्पण को स्टार्ट किसने किया था, दीन बंधु मित्र। द सॉन्ग जन गण मन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन
जनवरी 1912 अंडर द नेम भारत भाग्य विधाता। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको कि जो ये सॉन्ग था जनगण मन रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द नेम ऑफ भारत भाग्य विधाता। पहले इसको भारत भाग्य विधाता कहते थे। विच रिबेलियन ऑफ बंगाल इज मैंशनड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इन हिज नॉवेल आनंद मठ। तो ये जो सन्यासी विद्रोह हुआ था सेंट्स रिबेलियन, उसी को इंक्लूड किया गया है बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इन हिज नॉवेल आनंद मठ। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल बी द ओनली वन आफ्टर रिसीविंग इट। हु स्लोगन वॉज दिस। तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये स्लोगन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हु वॉज एसोसिएटेड विद द पोस्ट फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। हु इज फेमस एज लेडी विद द लैम्प। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये फेमस है लेडी विद द लैम्प के नाम से। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया हैड अ न्यूज़पेपर। ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जो भी लॉयल मोहम्मदन्स या मुस्लिम्स होंगे ऑफ इंडिया उनके पास न्यूज़पेपर होगा। तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। हु वॉज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन। तो यंग इंडिया और हरिजन नवजीवन, तो ये सभी के जो एडिटर थे वो थे महात्मा गांधी जी। ओके, नेक्स्ट, इन विच केस अरविंद घोष वॉज अरेस्टेड। तो ये अलीपुर बम कांड हुआ था, उसमें अरविंद वॉज अरेस्टेड। हु फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन नेम्ड अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक है, वी डी सावरकर फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन नेम्ड अभिनव भारत। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हुम। तो ये भगत सिंह के खिलाफ में लाहौर कॉन्स्पिरेसी रजिस्टर की गई थी। हु एस्टैब्लिश्ड नुंजावन, ये नवजीवन होगा, नवजीवन भारत सभा। तो नवजीवन भारत सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सरदार भगत सिंह। ओके, नवजीवन भारत सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सरदार भगत सिंह और इनको किसका दोषी बनाया गया था। तो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी का। यूएसए हु फाउंडेड द गदर पार्टी। तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट की थी। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये बैरकपुर में, और ह्यूजसन ऑफ बाघ को मारा भी था। ठीक है, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को। तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में 1913 में गदर पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए, और मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बैरकपुर। The administrative dimension of the revolt of 1857 was the transfer of power from the East India Company to the British Emperor. Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? तो ये कैनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who led the गदर पार्टी, जो ये गदर ऑफ कानपुर। तो ये देखिए जो 1857 का रिवोल्ट चल रहा था तो नाना साहेब ने लेड किया था फ्रॉम कानपुर। हु इनिशिएटेड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो ये कॉर्नवालिस की देन है जो कि सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई थी इन इंडिया। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिटन। ठीक है, लिटन ने ये इम्पोज किया था रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन प्रेस। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसकी ही देन है, लिटन की। तो ये 1878 में इसको पास किया गया था और ये टारगेटेड था अगेंस्ट अमृत बाजार पत्रिका, जिसको कि स्टार्ट किया गया था बाय शिशिर घोष एंड मोतीलाल घोष। द एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन इन 1881। 1881 में रिपन ने क्या किया था, इस एक्ट को, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे, तो उसको रिमूव कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था बाय रिपन इन 1881। ओके, and this vernacular press act was started by Lytton in 1878. okay, अब लिटन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो 1876 टू 1880 है ये, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की है, आर्म्स एक्ट 1878 ये इसके ही टाइम ड्यूरेशन में आई हुई है। और ये देखिए इसने क्या किया था कि सिविल सर्विसेज में जो एग्ज़ाम देने की जो उम्र होती है, एज होती है, उसको लोअर कर दिया था। जैसे कि 21 ईयर्स के बजाय इसने अब 19 ईयर्स तक के लोगों को ही अलाउ किया कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही
बेकार इंसान था। गवर्नमेंट्स ट्रांसफर फ्रॉम कंपनी टू एम्परर वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858 इन इलाहाबाद। कहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी कैनिंग के द्वारा कि जो सबसे पहले देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था, बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्राउन का रूल चलने लगा, मींस की एम्परर का। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा था इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कैनिंग के द्वारा 1858 में इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है। हु वेंट टू द इम्पीरियल कोर्ट इन 1877 वेयरिंग हैंडमेड खादी क्लॉथ्स। तो ये जीवी जोशी सबसे पहली बार गए थे इंपीरियल कोर्ट में 1877 में, जो कि इन्होंने हाथ से बनी हुई खादी के वस्त्र पहन के गए थे, जीवी जोशी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो वॉज द फाउंडर ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम, ओके। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपको ध्यान में रखना है। विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिस्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया। तो ये विलियम बेंटिक आपका सही हो जाएगा। और हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर या सत्येंद्र नाथ ठाकुर आप कह सकते हैं। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने फर्स्ट टाइम ऐसे क्वालिफाई किया था एज इंडियन टू इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, ये जो IAS के एग्जाम्स होते हैं। Now this question is for you. You have to give me the correct answer of this question in comment section. When did चंपारण movement started? चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? Options are 1913, 1915, 1917 and 1916. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए। ये पूरी वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट देगी किसी भी एग्जाम में। थैंक यू सो मच।